ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो टॉपिकल क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट 9 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है पूरे सिलेबस को मैक्रो के। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 2024 के क्वेश्चंस नहीं है, वो हम ईयरली में ही कर रहे हैं, तो उसको मैंने टॉपिकल में नहीं डाला है, लाइक माइक्रो जो हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच इज मार्च 23 पेपर 2 वेरिएंट 2, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर एक्स माइनस एम नहीं होता, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। And considered the extent to which circular flow of income changes as an economy becomes an open economy। कह रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किस हद तक चेंज आएगा जब इकोनॉमी ओपन हो जाएगी। तो 8 मार्क का क्वेश्चन है, बेसिक्स आपने नहीं भूलने हैं, AO1 AO2 एंड AO3। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में तो आप उसको ये बताओगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट होती हैं, क्लोज इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, तो इंजेक्शंस में यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगा। लीकेजेस एंड विड्रॉल्स में आपके पास जो है वो सेविंग एंड टैक्सेस आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम इनकम आपका क्या होगा, व्हेन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस टैक्सेस, सो इंजेक्शंस आर इक्वल्स टू विड्रॉल्स। तो दिस इज योर AO1, जिसमें आपने ये सारी नॉलेज उसको दे दी। फिर उसके बाद आपने इकोनॉमी को ओपन करा। जब आपने इकोनॉमी को ओपन करा तो इंटरनेशनल सेक्टर को इंट्रोड्यूस करा। आपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू बताया कि इंजेक्शन है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर आपने बताया कि विड्रॉल है। अब आपका इक्विलिब्रियम इनकम थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो है वो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स आपके इंजेक्शंस हैं, सेविंग टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स आपके विड्रॉल्स हैं। तो अब आपकी इक्विलिब्रियम इनकम इन दोनों को इक्वल करके बनेगी। तो ये AO1 और AO2 तो बहुत सिंपल थे। सवाल की रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन में ये है कि जब एक इकोनॉमी ओपन हो जाती है तो किस हद तक उसके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चेंज आता है। तो आप उसको ये बोलो कि आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किस हद तक चेंज आता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्स माइनस एम GDP का कितना परसेंटेज है, आप कितना ओपन हो रहे हो। जैसे नॉर्थ कोरिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर वो ओपन हो भी जाती है तो वो कितना ओपन हो रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कितनी ट्रेड में इन्वॉल्व हो रही है। अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हो रही है और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स माइनस एम बहुत ज्यादा है, और द एक्स माइनस एम is a big percentage of GDP, then there will be a major change in your circular flow of income. But if X minus M is not a big percentage of your GDP and it is only, for example, a 5% of GDP, then there will be no major change in your circular flow. तो X minus M आपके GDP का कितना परसेंटेज है, ये यहाँ पर मैटर करता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिधर तुम AO1 में पहले उसको बेसिक समझाओगे यहाँ तक, फिर तुम इकोनॉमी को ओपन करोगे तो तुम्हारा ये पार्ट आ गया, और उसके बाद तुमने इवैल्यूएटिव कमेंट दे दिया कि हाँ भाई देखो ये डिपेंड करता है कि भाई कितना ज्यादा ट्रेड में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर इतना ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो इतना फर्क नहीं पड़ना है। सही है। अच्छा, फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ 12th मार्कर, November 23, paper 2, variant 2. Assess whether the internal effects, which are the domestic effects of inflation, are more serious than the external effects, which are the foreign या international effects of inflation, फॉरेन इकोनॉमी। तो इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन बताने से पहले इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दोगे तो आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट इट डिपेंड्स कि आपने पार्ट ए में इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था कि नहीं था। अगर आपने पार्ट ए में इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दिया तो फिर पार्ट बी में इन्फ्लेशन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में उसको मेन्यू कॉस्ट एंड शूड अदर कॉस्ट बता दिया। आपने या तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है, जो सेवर्स और फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, कोई भी 2 इम्पैक्ट आपको इंटरनल इफेक्ट्स के बताने हैं, बट नेवर फॉरगेट द फॉर्मेट विच आई टोल्ड यू कि आपको एडवांटेजेस भी बताने हैं। तो आपको कोई एक एडवांटेज इंटरनल इफेक्ट का ऑफ इन्फ्लेशन का बताना है कि अगर इंटरनली आपकी इकोनॉमी में महंगाई आती है तो क्या फायदा है। तो एक फायदा यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में 2-3% की इन्फ्लेशन आ रही है, तो वो इन्फ्लेशन आपके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ स्टिमुलस फॉर आउटपुट एंड बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज 2 to 3% इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। सही है। फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि इफ यू आर अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एसेट की प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपको उससे भी तो फायदा हो रहा है। तो कोई भी एक एडवांटेज उसको बता देना जो इंटरनली लोगों को हो सकता है। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपने उसको बताना है कि यार इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। सही है। एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू
गिरेगा, इंपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट का खतरा है, विच में लीड टू अ करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड आर द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ योर करंट अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। फिर आप ये भी कह सकते हो कि यार एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है तो करेंसी की डिमांड गिरेगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, तो देयर माइट बी अ केस कि आपकी इकोनॉमी में करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए। फिर डेप्रिसिएशन के अपने फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट सस्ता होता है, इंपोर्ट महंगा होता है, तो इंपोर्ट महंगा होगा तो अगेन और मसले हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि देयर इज अनसर्टेनिटी इन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होगी। तो वही बात है, आपने यहाँ पर उसको बताया कि भाई इन एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आपने कोई दो एक्सटर्नल इफेक्ट्स उसको बताने और फिर आपको एक्सटर्नल इफेक्ट्स का कोई बेनिफिट भी बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर रहा है, कोई ये पत्थर की लकीर थोड़ी है। मैंने तो यहाँ पर इलास्टिक डिमांड अज्यूम करी है, अगर मैं इन इलास्टिक डिमांड अज्यूम करता हूँ तो एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोज में तो इन्फ्लेशन आपके मुल्क के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपका करंट अकाउंट इंप्रूव हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो रहा है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ सकती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो जिधर आपके इंटरनल इफेक्ट्स हार्मफुल होते हैं वहां पर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जिधर आपके एक्सटर्नल इफेक्ट्स हार्मफुल होते हैं वहां पर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो दो इंटरनल इफेक्ट्स एक एडवांटेज, दो एक्सटर्नल इफेक्ट्स एक एडवांटेज। एंड में आपको बताना है कि ओवरऑल ज्यादा सीरियस कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स, अगर आपको याद हो तो कोई भी दो इसमें से आपको बताने होंगे। दो पॉइंट्स इवैल्यूएशन में बहुत जरूरी होते हैं 4 मार्क में, क्योंकि AO3 इज 4 मार्क्स। तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड और नॉट। वही बात है, अगर आप ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो और इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में आ जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे। बट इफ यू आर नॉट सो डिपेंडेंट ऑन ट्रेड तो फिर एक्सटर्नल इफेक्ट्स आपके लिए हार्मफुल नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, इफ द एक्सटर्नल इफेक्ट्स आर नॉट दैट हार्मफुल तो इंटरनल इफेक्ट्स ज्यादा हार्मफुल होंगे, रिलेटिव चेंज है। पर अगर एक्सटर्नल ज्यादा है तो इंटरनल कम हार्मफुल होगा। मतलब आपकी इकोनॉमी में $100 मिलियन की जीडीपी और जिसमें से $60 मिलियन ट्रेड से बन रहा है, तो जाहिर है तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पर अगर तुम्हारी इकोनॉमी का $90 मिलियन जनरेट हो रहा है थ्रू इंटरनल, तो फिर इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हार्मफुल है। इसी से दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो एंटिसिपेशन के ऊपर। भाई अगर तुम्हारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट एंटिसिपेटेड है, इफ द पीपल कैन प्रिडिक्ट कि इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, सो यू कैन कंट्रोल दोस थिंग्स, क्योंकि इंटरनल इफेक्ट्स वैसे ही आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर एंटिसिपेटेड होगा तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर अगर इन्फ्लेशन का रेट अनएंटिसिपेटेड है तो एक्सटर्नल तो वैसे ही आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हुआ तो आप चीजें प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है, क्योंकि फिर आप जो है वो इंटरनल को भी हैंडल नहीं कर पाओगे और एक्सटर्नल तो वैसे ही आपके हाथ में नहीं है, तो आप फंस जाओगे। तो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन इज वेरी हार्मफुल। इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। भाई अगर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन आई है तो इंटरनली इतना ज्यादा मसला नहीं है। अगर डिफ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा है और स्टिमुलेशन ऑफ इनकम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो फिर क्या बुराई है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंपीटिंग कंट्रीज। अगर आपकी कंट्री में 10% इन्फ्लेशन है तो आप कह रहे हो यार मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, पर आपकी कंपीटिंग कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अगर 20% है तो लोगों को अभी भी आपका मुल्क सस्ता लगेगा, तो आपके लिए एक्सटर्नल इफेक्ट्स हार्मफुल नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन है तो बाहर वालों को तुम्हारा मुल्क महंगा तो लगेगा, पर अगर तुम्हारी कंपीटिंग कंट्री में 20% इन्फ्लेशन है तो लोग अभी भी तुमसे ही खरीदेंगे। तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स आपके लिए हार्मफुल नहीं है अगर आपकी कंपीटिंग कंट्री का इन्फ्लेशन रेट आपसे ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फेंकना चाहिए अपने आंसर में, वैल्यूएटिव कमेंट्स में। तो फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ी वैरायटी रखी हुई है। तो आपने उसको पहले मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, एडवांटेज, आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, डेप्रिसिएशन, एडवांटेज, एंड दिस इज इवैल्यूएशन। तो एक बिल्कुल प्रॉपर सिंपल आंसर है, विदाउट डायग्राम है, कोई टेंशन नहीं है। दिस वाज 12th मार्कर ऑफ नवंबर 23। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जिसमें ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। भाई आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की क्या वजह है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, कोई भी एक कॉम्पोनेंट बढ़ा के दिखा दो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई क्यों बढ़ता है? भाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताओ उसको। एंड कंसिडर वेदर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। कह रहे हैं कि क्या एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशन आएगी? इट डिपेंड्स ऑन डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल आंसर। पहले एडी को डिफाइन करो, एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करो, इन्फ्लेशन को डिफाइन करो, फिर दो डायग्राम्स बनाओ जिसमें एक एडी को बढ़ा के दिखाओ LRAS के थ्रू,
एक डायग्राम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा के दिखाओ। एडी बढ़ने की वजह बता दो, डायरेक्ट टैक्स का कम होना, इनकम टैक्स कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डायग्राम से लिंक कर दो। इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, एप्रिसिएशन की एग्जांपल लो, अच्छी एग्जांपल लो, करेंसी एप्रिसिएशन। आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको दूसरे मुल्क सस्ते लगेंगे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आपके लिए सस्ता हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कम होगी, which will increase the short run aggregate supply and connect it with this graph। अब पूछ रहा है कि क्या इन्फ्लेशन की होने से एडी के बढ़ने से क्या हमेशा इन्फ्लेशन आएगी? तो AO3 में आप उसको बोले डिपेंड्स। डिपेंड्स किन चीजों पे डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप। स्पेयर कैपेसिटी कितनी है भाई? जब इनिशियली एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो मसला नहीं है, पर जब पोटेंशियल के बहुत करीब हो तो फिर मसला है, क्योंकि इनिशियली तो माइल्ड इन्फ्लेशन आएगी, फिर रनिंग इन्फ्लेशन आएगी, फिर हाइपर इन्फ्लेशन आएगी। तो स्टेजेस की बात करो आप। शॉर्ट रन लॉन्ग रन इम्पैक्ट बताओ, बोलो शॉर्ट रन में इतनी नहीं आएगी, लॉन्ग रन में ज्यादा आएगी। फिर आप उसको स्कूल ऑफ थॉट बता दो, बोलो कील्सियन के अकॉर्डिंगली इनका एलआरएस ऐसा होता है, तो इनके अकॉर्डिंगली डिफ्लेशनरी गैप या स्पेयर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पर अगर मॉनेटरिस्ट के हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो उसका वर्टिकल होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो जब भी एडी बढ़ेगा इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, तो स्कूल ऑफ थॉट्स का भी फर्क हो सकता है। शेप ऑफ द एलआरएस पे बात कर लो, ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड ही हैं। आप बोलो हॉरिजॉन्टल है तो एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं आएगी, वर्टिकल है तो एडी के बढ़ने से हाइपर इन्फ्लेशन आएगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में वैल्यूएशन में यूज कर सकते हो। तो मैंने बड़ा कंसाइज आंसर रखा है यहाँ पे, इतनी लंबी मैंने नहीं करी है ताकि आपको आसानी हो, आपको पता चले किस तरीके से कंसाइज तरीके से लिख सकते हैं। मैक्रो के आंसर्स बड़े सिंपल होते हैं अगर आप चीजों को सही से पक्का कर लो ना, क्योंकि घुमा फिरा के एनालिसिस बहुत बन सकती है, मार्क्स उठाना बहुत आसान है मैक्रो में। सही है। और मैक्रो शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स भी मैक्रो से होती है नॉर्मली, सेक्शन सी भी मैक्रो से होता है, तो 40 मार्क्स इज मैक्रो। हाँ अगर माइक्रो से डेटा रिस्पॉन्स आ गई तो वो अलग बात है, वरना नॉर्मली मैक्रो से ही आती है अगर आप पेपर उठा लो सारे। माइक्रो की डेटा रिस्पॉन्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत रेयर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 2 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आती है? जब कॉस्ट के बढ़ने से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे देख लो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एटी के बढ़ने से आती है। And consider which is more likely to occur if there is a depreciation in the exchange rate of a country with few natural resources। अब ज्यादा likely कौन सी है for a country which have few natural resources, वो तो मैं evaluation में बताऊंगा। अपने आंसर में तो मुझे ये बताना है कि कॉस्ट पुश होता क्या है, डिमांड पुल क्या क्या होता है, और डेप्रिसिएशन से डिमांड पुल और कॉस्ट पुश कैसे होती है। तो बड़ा सिंपल है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है ना तो आपके एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं और इंपोर्ट महंगे होते हैं। इलास्टिक डिमांड अगर अज्यूम करोगे तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो अज्यूमिंग द पीरियड इज इलास्टिक, डेप्रिसिएशन होती है तो इंपोर्ट महंगा होता है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, इन इलास्टिक डिमांड होती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। अब जाहिर सी बात है एक कंट्री जो उसके पास फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लाइकली है। पर वही बात है यहाँ पर, आप मैंने आपको याद होगा लेक्चर में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का बताया था कि शॉर्ट रन में ज्यादा लाइकली कॉस्ट पुश है, क्योंकि कॉस्ट पुश होती है शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। एंड डिमांड पुल आती ही लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में ही तुम अपने पोटेंशियल के करीब पहुंचते हो तो प्राइस का लेवल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, वरना इनिशियली माइल्ड इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि यार ओवरऑल अगर देखा जाए ना एक मुल्क के फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कॉस्ट पुश सिर्फ शॉर्ट रन नहीं लॉन्ग रन में भी रहेगी। जैसे पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जब तक वो खुद से कुछ करना शुरू नहीं करेगी, और नेचुरल रिसोर्स जब आपके पास है ही नहीं तो आप कुछ भी कर लो, यू हैव टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल, आप क्या करोगे? तो डिमांड पुल तो लॉन्ग रन में आती है, पर इस सिनेरियो में तो कॉस्ट पुश भी बहुत ज्यादा लॉन्ग रन वाली मसला हो जाएगा। वैसे कॉस्ट पुश होती तो सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में बोला जाता है कि कंट्रीज को ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, वो खुद अपना कुछ डेवलप करना शुरू कर देगी, पर इस सवाल में इसने क्लियरली बोल दिया है कि फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कॉस्ट पुश ही लाइकली है, क्योंकि वो सब इंपोर्ट कर रहा होगा, की इनपुट्स अपने दूसरे मुल्कों से मंगवा रहा होगा। अब अगर इस सवाल में ये फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं करता ना तो मैं इसको इस तरह लिख देता कि यार ज्यादा लाइकली शॉर्ट रन में कॉस्ट पुश है और लॉन्ग रन में डिमांड पुल है। पर क्योंकि इसने फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज की बात करती है तो मैं ज्यादा इंक्लाइन कॉस्ट पुश की तरफ हो गया, मैं ज्यादा इंक्लाइन कॉस्ट पुश की तरफ हो गया। तो अगेन आपने डिफाइन करा, आपने डायग्राम्स बनाई, आपने आंसर से उसको कनेक्ट करा, आपने एवेल्युएशन बता दी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन था बिल्कुल ठीक है।
Question number 5. Again, it is June 23, but the paper is 2 and variant is 1. With the help of an aggregate demand, aggregate supply diagrams, explain cost push inflation and demand pull inflation. तो वापसी cost push और demand pull को define करना है diagrams के साथ. And consider in what circumstances one may be more damaging than the other. तो बड़ा simple है. देखो cost push inflation graph देख के समझ आ रहा है. यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है पर रियल जीडीपी कम हो रहा है, तो cost push is very harmful. पर एलआरएएस में देखो रियल जीडीपी बढ़ रहा है, पर कितने से बढ़ता है, डिफ्लेशनरी गैप पे डिपेंड करता है. तो डिमांड पुल कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, पर कॉस्ट पुश तो कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती क्योंकि रियल जीडीपी गिर रहा है. तो डैमेजिंग इफेक्ट्स दोनों के बताओ. बोलो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो हमेशा आपकी बैंड में जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन की मिसाल लेके बता दो. हमेशा आपकी बैंड में जाएगा, हमेशा आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट करेगा, हमेशा आपके मुल्क में जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ मनी कम कर देगा. पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन इनिशियली तो बेनिफिशियल होती है, पर जैसे जैसे पोटेंशियल के करीब जाते हैं फिर नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है. सही है. तो इवैल्यूएशन में आप यही बोलो कि ज्यादा डैमेजिंग कौन सी कब होगी, तो ये मल्टीपल सिनेरियोस पर डिपेंड करता है. और ओवरऑल इन ऑर्डर टू कंक्लूड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल बी मोर डैमेजिंग इन द शॉर्ट रन. जाहिर सी बात है, होती शॉर्ट रन में. Considering demand being elastic for imported goods, while demand pull inflation will be more harmful in the long run as economy operates at full employment leading to hyperinflation. देखो लॉन्ग रन शॉर्ट रन, इससे आपकी वैल्यूएटिव कमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और आपको मार्क्स के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं. कोई सवाल? नहीं नहीं, आप ये वाला लिखो तो बेहतर है, सिर्फ ये वाला. खान, वही पिछले सवाल में बताया ना मैंने आपको, अगर कोई ऐसा सिनेरियो एक कंट्री के लिए है कि उसके पास सिर्फ फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज है तो कॉस्ट कुछ फिर लॉन्ग रन में भी सस्टेन कर सकती है. वरना नॉर्मली इट्स क्वाइट लॉजिकल कि एक चीज जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के लेफ्ट शिफ्ट होने से हो रही है तो वो शॉर्ट रन में ही एग्जिस्ट करेगी. पर कुछ सिनेरियोज होते हैं जिधर वो लॉन्ग रन तक सस्टेन हो सकती है. सही है. अच्छा, अब ये कुछ 12 मार्कर्स हैं जो कि पुराने सवाल हैं, पर मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ. डिस्कस. अब वैसे तो डिस्कस की जगह पे असेस लिखता है, पर देखो यहाँ असेस थोड़ा पुराना सवाल है, पर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं. डिस्कस द कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. कोई भी 3 कॉजेज डिस्कस कर लो या 2 कर लो. असेस वेदर सच एन इंक्रीज विल ऑलवेज कॉज इन्फ्लेशन. कह रहा है एडी के बढ़ने से क्या हमेशा इन्फ्लेशन आएगी. यूज डायग्राम्स टू सपोर्ट योर आंसर. तो आप एडी को डिफाइन करो, उसके कंपोनेंट्स बताओ, इन्फ्लेशन डिफाइन करो, एडी के कोई 2 कंपोनेंट बढ़ा के दिखा दो. जैसे कंजम्पशन बढ़ा दो थ्रू डायरेक्ट टैक्स का कम होना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो थ्रू इंटरेस्ट रेट का कम होना. एलआरएएस का ग्राफ बनाओ जिसमें एडी को बढ़ा के दिखाओ, लंबी करो. और फिर इवैल्यूएशन में वही बात है, शेप ऑफ द एलआरएएस, स्कूल ऑफ थॉट, डिफ्लेशनरी गैप, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये बहुत सारी बातें आप इवैल्यूएशन में कर सकते हो. ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना मसला होगा नहीं इसमें. ऐसे सवाल आजकल न्यू पैटर्न में 8 मार्क में आ रहे हैं. अगर आप देखो, हमने भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पीछे करे भी हैं. मैंने फिर भी ये आंसर आपके लिए फाइल में रखा है ताकि आप इसका आंसर देख सको कि अगर 12 मार्क में आ रहा है तो हमें किस तरीके से लिखना है. डायग्राम एक ही है, सिंपल आंसर है, इतना लंबा नहीं है. ठीक है. अब एलआरएएस को समझाने के ना 2 तरीके होते हैं. एक तो बहुत लंबा तरीका है जिसमें तुम हर स्टेज उसको बता रहे हो, पर अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस पे देखो, जैसे ये वाला अगर एक सवाल है तो इसमें मैंने एलआरएएस को एक ही पैराग्राफ में समझा दिया इस तरीके से. तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप 82, 81, 82, 83 और ई इतना सब इतना ना बताओ, फिगर 1 से लिंक करके जनरली उसको चीजें समझा दो, वो खुद समझ जाएगा आप क्या समझाना चाह रहे हो. क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस में ही आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं इतना ज्यादा. एलआरएएस एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके मैक्रो का. तो ये अगेन नॉट अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बट मैंने फाइल में डाल दिया.
So question number 7 is a good question जिसमें वो कह रहा है assess whether inflation is more likely to be caused by a shift in aggregate supply or a shift in its aggregate demand. Oh, sorry. Assess whether inflation is more likely to be caused by a shift in aggregate demand or a shift in its aggregate supply. तो AD के शिफ्ट होने से डिमांड पुल आती है, एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट होने से कॉस्ट पुश आती है. अपने पूरे आंसर में इन दोनों को कंपेयर करो विथ रीजंस, उसको समझाओ कि डिमांड पुल कॉस्ट पुश कैसे होती है. एंड में तुम्हें बताना है ज्यादा लाइकली कौन सा है. तो आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे भी बात कर सकते हो कि शॉर्ट रन में कॉस्ट पुश इज ज्यादा लाइकली, लॉन्ग रन में डिमांड पुल इज ज्यादा लाइकली. या आप उसको ये भी कह सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी यहाँ पर मैटर करती हैं कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, सप्लाई साइड किस तरह की पॉलिसीज लगाई हुई हैं. तो इवैल्यूएशन मैंने पूरी आपको दी हुई है, तो उसको रीड कर लेना. फिर आप डिफ्लेशनरी गैप पे भी कह सकते हो, वही बात है शॉर्ट रन लॉन्ग रन. अब जैसे शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का होना बहुत ज्यादा अनलाइकली है, क्योंकि इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप बहुत होता है. तो एडी के बढ़ने से महंगाई बहुत मुश्किल ही है कितनी आए, तो उस टाइम पे कॉस्ट पुश के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप रिलेटिवली देखो. फिर आप सिनेरियोज पे डिपेंड कर सकते हो कि यार अगर एक गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगाई भी है तो जाहिर है एडी तो बढ़ेगा ना, डिमांड पुल के चांसेस ज्यादा हैं. पर अगर आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, अगर आपके पास फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप कंप्लीटली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो, तो उस सिनेरियो में कॉस्ट पुश ज्यादा लाइकली है. तो बहुत तरीके हैं इवैल्यूएट करने के आंसर को. तो ये सारा आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. आपकी इकोनॉमी में लेबर शॉर्टेज है, प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शंस हैं, रिसोर्स डिप्लीशन है, तो उस सिनेरियो में देखो शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है. तो अगेन यू कैन यूज मेनी पॉइंट्स इवैल्यूएशन, मसला नहीं है. लास्ट रिजॉर्ट आपका डिफ्लेशनरी गैप ही होता है. ये भी कह सकते हैं अक्सर कि आप जिस मुल्क से मंगवा रहे हो वहां पर इन्फ्लेशन है. बहुत तरीके. क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत रिपीटेड सवाल है जो पहले बहुत आता था. assess whether it is the behavior of producers, consumers or government that is more likely to cause inflation. कह रहा है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या गवर्नमेंट में से ज्यादा लाइकली कौन है टू कॉज इन्फ्लेशन. तो आप बोलो यार कंज्यूमर्स अगर इनकम टैक्स कम करोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है, प्रोड्यूसर्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकती है, वही प्रोड्यूसर्स के थ्रू आती है ना, वो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं. और गवर्नमेंट के थ्रू मॉनेटरी इन्फ्लेशन आ सकती है अगर वो सेंट्रल बैंक में मनी सप्लाई में छेड़छाड़ करे. तो वही बात है, अपने हिसाब से टेलर मेड पॉइंट्स बनाओ ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, गवर्नमेंट से. और फिर आप दो डायग्राम्स बनाओ जिसमें आप एक में डिमांड पुल दिखाओ, एक में कॉस्ट पुश दिखाओ. अब आपकी नजर में ज्यादा लाइकली कौन है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या गवर्नमेंट है. आपकी नजर में ज्यादा रोल किसका होता है इन्फ्लेशन में, ज्यादा लाइकली कौन है जो इन्फ्लेशन कॉज करेगा. गवर्नमेंट है बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही डिसाइड करती हैं कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी कि नहीं आएगी. अगर एक गवर्नमेंट अपनी करेंसी को जानबूझ कर गिरा दे तो फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के चांसेस हैं. अगर एक गवर्नमेंट इनकम टैक्स को गिरा दे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के चांसेस हैं. अगर एक गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा दे तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन के चांसेस हैं. इन दी एंड सब तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना. तो एंड में आप बोलो भाई ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट ही है. और इन्फ्लेशन आएगी भी या नहीं आएगी ये डिफ्लेशनरी गैप पर डिपेंड करता है. तो वो डिफ्लेशनरी गैप तो हर जगह ही घुसेड़ सकते हो आप. डिफ्लेशनरी गैप को तो हर जगह ही घुसेड़ सकते हो आप, उसकी तो टेंशन ही नहीं है. ठीक है. तो अगर इसका आंसर मैं आपको दिखाऊं तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी चीजें ये रहा. सबके अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए हुए, एक कंज्यूमर का, एक प्रोड्यूसर का, एक गवर्नमेंट का और फिर इवैल्यूएशन. ठीक है. अच्छा यही एक सवाल है बिल्कुल रिपीटेड, देखो ये देख लो. assess whether rapid inflation can be caused only by the government action. तो 8 and 9 are the same. ऊपर लिखा हुआ था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट में से ज्यादा लाइकली कौन होता है. नीचे लिखा हुआ है कि क्या इन्फ्लेशन सिर्फ गवर्नमेंट के एक्शन से ही होती है. तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट तीनों बताओ और एंड में वही सेम इवैल्यूएशन. देखो किस तरीके से उसने वर्डिंग चेंज करी पर आंसर सेम ही है. तो पहले ये सवाल बहुत आता था, ये और भी बहुत तरीके की वर्डिंग में सवाल रिपीट हो चुका है. हुसैन लिख सकते हो बिल्कुल. भाई हुसैन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी तो बढ़ाने की बात कर सकते थे. तो बिल्कुल कर सकते थे भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं करनी तो कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं.
सही है। तो ये आपके 9 क्वेश्चंस थे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जरूर इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिएगा सारे। सही है।